साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अशोक ठाकुर एक बार फिर आपसे बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज दिल्ली में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। दिल्ली के अंदर कुल मरीजों की संख्या 30,000 पहुँचने वाली है। देश के अंदर आने वाले कुल मामलों का 10 से 15% आज प्रतिदिन दिल्ली के अंदर आ रहा है। जितने मरीज आज दिल्ली के अस्पतालों में एडमिटेड हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मरीज जो हैं आज या तो घरों में या खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर हम आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक, जिनको एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र का, डॉक्टर एन.के. गांगुली, अगर हम उनकी बात माने तो दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पर पहुंच चुका है। और मैं नहीं जानता कि दिल्ली सरकार इस सच्चाई को छुपा क्यों रही है। आज ऐसा करके वो दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन दोनों को खतरे में डालने का काम कर रही है। कल मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और केजरीवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे, कोरोना संक्रमण को रोकने में और उनके मरीजों को इलाज देने में जिस तरह से उनकी विफलताओं की कहानियां चारों तरफ चर्चित हुई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कल मीडिया के सामने अवतरित हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दावे किए, जो बातें की, जो आज के अखबारों की हेडलाइंस बनी, उनको पढ़कर मैं स्तब्ध हूँ, मैं अचंभित हूँ। क्या एक सरकार का मुखिया जो दिल्ली के लोगों की जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, वो इस तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिल्ली के अपने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है? क्या वो सफेद झूठ बोल सकता है? कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ सवाल खड़े हुए, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे लगता है कि सच्चाई लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम दिल्ली में कोविड-19 बेड की कालाबाजारी नहीं होने देंगे, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये बयान सच्चाई से दूर है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर निजी अस्पताल पहले भी इलाज करने के लिए अग्रिम राशि जमा के रूप में मरीज के परिजनों से लेते रहे। कोविड-19 को लेकर भी जब से पिछले 50-60 दिनों से निजी अस्पतालों को जब से इलाज करने की अनुमति दी गई है, तब से लगातार निजी अस्पताल कोविड-19 पेशेंटों के एडमिशन से पहले उनके परिजनों से अग्रिम राशि के रूप में कोई 3 लाख, कहीं 5 लाख, हॉस्पिटल्स के हिसाब से अलग अलग राशि जो है उससे ज़्यादा भी जमा करवा रहे हैं। और ये दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों इस बात से भलीभांति अवगत थे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी इसको अच्छी प्रकार जानता था, लेकिन उन्होंने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। और आज उस अग्रिम जमा राशि को रिश्वत बताकर और कालाबाजारी करने की बात करके कहीं ना कहीं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इससे अस्पतालों के ऊपर दबाव भी पड़ेगा और डॉक्टर्स के ऊपर भी, जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका मनोबल गिरता है। वो कह रहे हैं अस्पताल हमको इलाज करने नहीं करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि मुझे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री लोगों को धमकी देते नजर आ रहे थे। मैं डिबेट के अंदर था और बहुत सारे विशेषज्ञ उसमें मेरे साथ थे, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ थे, उनको एक लंबा अनुभव था मेडिकल लाइन का। उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा कि दिल्ली सरकार का ये बयान, जो आदेश है, ये तुगलकी फरमान है
कि निजी अस्पतालों में 20% आरक्षित करने चाहिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, उनके जीवन को खतरे में डालने वाला है। सरकारी अस्पताल कोविड-19 के रिजर्व होने की वजह से और उनमें कोविड-19 के पेशेंट होने की वजह से जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हमारे दिल्ली के बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे लोग हैं, वो इलाज के लिए उन अस्पतालों में नहीं जाकर वो मजबूर होकर निजी अस्पतालों में जा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ पर कोरोना पेशेंट्स नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनको ये बीमारी लग जाती है, कोरोना का संक्रमण हो जाता है, तो उनका बचना लगभग असंभव हो जाता है। इसी खतरे के कारण वो वहाँ जाने से बच रहे थे और निजी अस्पतालों में जा रहे थे। अगर हम निजी अस्पतालों के अंदर 20% बेड कोविड-19 के लिए आरक्षित कर देंगे तो निश्चित तौर पर अस्पतालों के अंदर बहुत स्पेस नहीं होने की वजह से संक्रमण फैलने का खतरा होगा। और ऐसा होता है तो ये जो हमारे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त जो हमारे लोग हैं, या तो वो इलाज करने से वहाँ जाने से बचेंगे और या फिर वहाँ पर जाकर कोरोना संक्रमित होने के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हो सकती है, उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। इस बात को संज्ञान लिए बगैर दिल्ली सरकार ने बिना सोचे समझे ये फरमान जारी किया, जिसका निजी अस्पतालों ने थोड़ा बहुत विरोध किया है, उस पर उन्होंने रिजर्वेशन जाहिर करी है। उस विरोध और रिजर्वेशन को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वो इलाज नहीं करने की धमकी दे रहे, मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको आपने इजाज़त ही कब दी थी इलाज करने की? आपने तो कुछ ही अस्पतालों को इसकी इजाज़त दी थी और अब आपने उनको कहा है और वो करने को भी तैयार है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बड़ी योजना के साथ आपको आना चाहिए और कुछ निजी अस्पतालों को, सरकार को, दिल्ली सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए, उनको कोविड-19 डिक्लेयर करना चाहिए। सभी अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित करने के बजाय कुछ अस्पतालों को आप इसके लिए चिन्हित कर सकते थे और सरकार उसका खर्चा वहन कर सकती है, तो ये जो अग्रिम राशि जमा करने वाला मामला है ये भी समाप्त हो जाएगा। क्यों नहीं दिल्ली सरकार उसका भुगतान कर देती, बजाय इसके कि उनको धमकी देकर उनसे ज़बरदस्ती आप उनमें 20% बेड आरक्षित करने की कह रहे, जो व्यावहारिक रूप से ठीक निर्णय नहीं है। आप दिल्ली के लोगों को लगातार कोविड-19 के बेड्स को लेकर जो है वो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं 10,000 बेड आपके पास उपलब्ध हैं, कभी आप कहते हैं 4100 बेड हैं, कभी आप कहते हैं हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट जो है एडमिट है, कभी कहते हैं आपके पास मात्र 2900 बेड ही हैं। आखिर दिल्ली की जनता को आप सच्चाई बताते क्यों नहीं? जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर आपके पास समय था तैयारियां करने का, वो आपने गवा दिया राजनीति करने में, और अब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किस प्रकार हमारे गौरव धनावत जी दिन भर धक्के खाते रहते हैं, कहीं पर भी बेड उपलब्ध नहीं है। आप एक ऐप को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे साहब, आपके उस ऐप में जो जानकारी दी गई है और आपकी जो हेल्थ बुलेटिन है उनके अपने आंकड़े भी मैच नहीं करते। हमारे किशोर कुमार जी आपके ऐप के आधार पर जो है अनेक अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पर आपका ऐप उपलब्ध बेड की संख्या दिखाता है, वहाँ जाने के बाद ज़मीन पर पता लगता है कि वहाँ बेड ही नहीं है, वो सारी दिल्ली में धक्के खा रहे हैं। अमरप्रीत जो है आपके LNJP अस्पताल के काउंटर पर खड़ी रहती है, अस्पताल में बेड की उपलब्धता आपका ऐप दिखाता है, लेकिन ज़मीन पर जाते हैं तो जो है वहाँ पता लगता है कि वहाँ पर बेड है ही नहीं, वो मना कर देते हैं। हमारे अभिषेक जैन जी के साथ भी यही घटता है। एक नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं और आपके ऐप के कारण लोग पूरी दिल्ली में घूमने को मजबूर हैं। मरीज को जब इलाज का समय मिलना चाहिए, उसको इलाज मिलना चाहिए, उस समय लोग सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हैं आपके ऐप की वजह से। और आप उस ऐप को लेकर कह रहे हैं कि उसने तूफान मचा दिया दिल्ली के अंदर। अरे साहब, काहे का तूफान मचा दिया है? वो तो ऐसा तूफान मचाया है कि लोग पूरी दिल्ली में धक्के खाने को मजबूर हैं। आप निजी लैब को पहले टेस्ट करने से रोक देते। आपके इस निर्णय के खिलाफ जब आवाज़ उठती है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मुकर जाते। अब आप कह रहे हैं कि हमने, पहले आप कह रहे थे हम सभी लैब को बंद करेंगे, अब आप कह रहे हैं कि हमने केवल 8 लैब को, और बाद में फिर आप 6 पर आ गए। लेकिन उन निजी लैब का आपने टेस्ट करने से रोका, उसका दोष क्या है वो तो बताना चाहिए आपको।
गंगाराम को आपने नोटिस दिया केवल जानकारी देर से नहीं देने को लेकर, और आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे करते जैसे पता नहीं कितना बड़ा इन लैब्स ने अपराध किया है, इसलिए इनका टेस्ट रोक देना पड़ेगा। सच्चाई तो ये है कि इन निजी लैब के टेस्ट करने की वजह से कोविड मरीजों की संख्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है, और आप उससे बचने के लिए ये सब नाटक रच रहे हैं। लेकिन कल जब चारों तरफ से दबाव पड़ा, चौतरफा दबाव में आकर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर गए और कह रहे हैं कि नहीं 36 लैब को हम अलाउ कर रहे हैं, केवल 6 को हम मना कर रहे हैं। अरे भाई 6 को भी आप क्यों मना कर रहे हैं? इसका कुछ जवाब तो आपको देना चाहिए। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह के फैसले नहीं ले सकते। एक और झूठ आप लगातार बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आपने लोगों को ये कहा कि हमने तो फरमान जारी कर दिया है, आप किसी भी पेशेंट्स के एडमिशन के लिए कोई अस्पताल ना नहीं कर सकता। अरे आप एडमिशन तो तब देंगे, आज 12,000 लोग आज घरों में क्वारंटीन हैं और वो कोरोना से संक्रमित है। लगातार आपके हेल्पलाइन पर वो आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपके अस्पतालों में अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको एडमिशन नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे हैं हमने आदेश जारी कर दिया, कोई अस्पताल मना नहीं कर सकता। लेकिन जब बिस्तर ही नहीं होगा तो वो अस्पताल क्या करेगा? आपके LNJP में, आपके अम्बेडकर हॉस्पिटल में, आपके अपने अस्पतालों के अंदर ये नहीं हो पा रहा। निजी अस्पतालों की तो आप बात छोड़ दीजिए। एडमिशन तो दूर, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे। लोग एक एक हफ्ते से 10-10 दिन से आपके जो फ्लू क्लिनिक है उनमें धक्के खा रहे हैं, उनका टेस्ट तक नहीं हो पा रहा है। एक और बात जो आपने कही है जिस पर मुझे घोर आपत्ति है, आप निजी अस्पतालों में अपने प्रतिनिधि बिठाएंगे। ये प्रतिनिधि क्या उसी तरह काम करेंगे जिस तरह से आज सरकारी अस्पतालों में आपके कार्यकर्ता और आपके दलाल कर रहे हैं? आपने जिस तरह से सरकारी अस्पतालों को के अंदर भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है, किस प्रकार आपने अपने लोगों को वहाँ बिठाकर जो रोज़मर्रा के काम हैं अस्पताल प्रशासन के उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया है, किस प्रकार वहाँ पर घटिया राजनीति हो रही है, किस प्रकार जो आम आदमी आता है उसको इलाज से नकारा जाता है, और उसके ऊपर आप अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं के चहेतों को आप तरजीह देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये सारी सरकारी अस्पताल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे से नहीं बने। कोई अधिकार नहीं है आपको आम आदमी का अधिकार छीनने का। आप अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के नाम पर आम आदमी की सुविधाएं छीन नहीं सकते। आप इस तरह से आम लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और वो जो गुंडागर्दी आप सरकारी अस्पतालों में कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता बैठकर, आप निजी अस्पतालों में भी अपने प्रतिनिधि बिठाकर वही आप वहाँ भी करना चाहते हैं, उनके काम में भी आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और बहुत सारे तंत्र हैं चीज़ों को नियंत्रित करने के, लेकिन उन अस्पतालों के अंदर अपना आदमी बिठाकर और अगर आप रोज़मर्रा के काम में हस्तक्षेप करते हैं और आम आदमी को जो मिलने वाली सुविधा है उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ जितना भी हमको आगे जाना होगा हम जाएंगे। आपके पास समय था सुविधाएं बढ़ाने का, उसमें आपने जाया कर दिया। कभी आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है, आप भारत सरकार से अपने कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसा मांगने जाते हैं, पीपी किट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, टेस्टिंग किट के लिए आपके पास पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास करोड़ों रुपए विज्ञापनों के लिए कहां से आ रहे हैं? उन पर खर्च करने के लिए तो आपके पास पैसा है, सोशल मीडिया के लिए आपके पास पैसा है, होर्डिंग पोस्टर्स के लिए आपके पास पैसा है, उनके लिए तो आपके पास करोड़ों रुपए हैं। लेकिन लोगों को सुविधाएं देने के लिए, स्वास्थ्य वॉरियर्स जो को कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सुविधाएं देने के लिए, मरीजों का इलाज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, टेस्टिंग किट के लिए आपके पास पैसा नहीं है।
और आप ज़मीन पर काम करने की बजाय दिल्ली की जनता को वास्तविकता से दूर ले जाना चाहते हैं, उनको भ्रमित करना चाहते हैं। मैं किसी अस्पताल के साथ नहीं हूँ। अगर किसी अस्पताल ने इस तरह का दुस्साहस किया है कालाबाजारी करने का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन निराधार आरोप लगाने का भी आपको अधिकार नहीं है। कोरोना के खिलाफ जो लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है, जो आपने झूठ बोला है, उसकी सच्चाई लोगों तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी बंधुओं से भी निवेदन करता हूं, साथियों, केजरीवाल सरकार का जो ये झूठ है, केजरीवाल सरकार का जो ये भ्रम है, इसकी सच्चाई लोगों तक ले जाना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का दायित्व है। आप पहले भी इसको बखूबी करते आए हैं, मेरा साथ देते आए हैं। आपका प्यार लगातार मुझे मिलता रहा है। इस वीडियो में भी आपका प्यार मुझे मिलेगा। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और हम लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक बार फिर आपसे ये निवेदन करते हुए कि हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और केजरीवाल सरकार का जो ये सच्चाई है, इसको हम लोगों तक ले जाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों को आगाह करें और जो ये जीवन लोगों का खतरे में पड़ने वाला है, इससे लोगों को आगाह करके हम उनको उनके अंदर चेतना फैलाएंगे और दिल्ली सरकार को हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।